जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या और प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज विस्तृत व्याख्यात्मक हल के साथ हम करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है। आइए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। इसमें 4 विकल्प है साथियों, ए बी सी डी। इन चारों विकल्प में एक विकल्प सही है और आपको बताना है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। क्या तालु होगा, कंठ होगा, दंत होगा या मूर्धा होगा। साथियों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? जो वर्णमाला है, जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो जो वायु है, वायु का दबाव, वायु का प्रेशर जहाँ पड़ता है, जिस स्थान को पड़ता है और वो वर्ण जिस स्थान से उच्चारित होते हैं उन्हें ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं साथियों। तो आप सभी जान लीजिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी सही होगा, यानी कंठ उच्चारण स्थान होगा। साथियों, साथ में आप ये भी याद रखिए कि जो घ है वो क वर्ग का है। किसका है साथियों? क वर्ग। वर्ग कहने का मतलब होता है समूह। मतलब क वाले लाइन में, क वाले समूह में जो आते हैं वो सभी क वर्ग होंगे। क वाले समूह में कौन कौन से आते हैं साथियों? तो ख आता है, ग आता है, घ आता है, ग आता है। ये सभी क्या हैं? क वर्ग कहलाएंगे। क ख ग घ ङ, ये सभी क वर्ग कहलाएंगे। और साथियों, आप ध्यान रखिए कि उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो एक सूत्र है व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत के व्याकरण शास्त्र में, उसमें कहा गया है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है ना? इसको ध्यान रखिए। लिखने में थोड़ा मुझे असहजता महसूस हो रही है क्योंकि मैं बहुत छोटे स्क्रीन से आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, नया व्यवस्था करेंगे। साथियों, एक सूत्र है अकु विसर्जनीया नाम कंठ और ये सूत्र ये कहता है कि अ हो या आ हो। ठीक है ना? कुवर्ग हो, कुवर्ग का मतलब अभी मैंने आपको समझा दिया, क ख ग घ अंग। अ हो, आ हो, कुवर्ग हो, ह हो और विसर्ग हो। ठीक है ना? विसर्ग जानते ही हैं आप, ऐसा लगता है। ठीक? तो अ हो, आ हो, कुवर्ग हो, ह हो और विसर्ग हो, इन सभी का उच्चारण स्थान साथियों कंठ होता है। कंठ वही कंठ जब हम फेफड़ों से बोलने का प्रयास करते हैं और वायु जो हवा होती है श्वास नली से बाहर निकलते हुए जब आती है तो पहला मुलाकात उसका कंठ से होता है हमारे। ठीक है ना? जो गले के पास है। और वर्णमाला में पहला वर्ग आता है कुवर्ग यानी कवर्ग। तो पहले का संबंध पहले से हो जाएगा, यानी कवर्ग का संबंध कंठ से हो जाएगा। साथियों, ध्यान रखिएगा, अ आ कु ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। अगर प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए छप जाएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करिए। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दूसरे प्रश्न के साथ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, बताइए। क्या वह अ और ई है? क्या वह उ और बड़ा ऊ है? क्या वह अंग और अ है? क्या वह अ और आ है? तो साथियों, आपको बताना है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं हिंदी में अयोगवाह दो वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यानी अंग और अ। ठीक है ना? अनुस्वार और विसर्ग ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अ। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, वहीं अगर हम बात करें संस्कृत की साथियों तो संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है, हिंदी में 2 होती है। हिंदी में कितनी होती है साथियों? 2। और संस्कृत में कितनी होती है? 4 होती है। संस्कृत में है अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपपद्यमानीय। ठीक है ना? चलिए देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग अनुस्वार है और जो अ है वो विसर्ग है। इसी को अयोगवाह कहा जाता है। अच्छा, अयोगवाह कहते किसे हैं? तो अयोगवाह साथियों उन वर्णों को कहते हैं जो हिंदी वर्णमाला में कहीं पढ़े नहीं गए हैं, गिने नहीं गए हैं। ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वयं पूर्ण अक्षर नहीं होते बल्कि किसी अक्षर के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं। यही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। साथियों, ध्यान रखिएगा, जैसे संसार, संकल्प। ठीक है ना? चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, क्षत्रिय में जो क्ष आता है वह वर्ण किसके योग से बनता है? बताइए, क्या वह क और श से बनता है? क्या वह क और च से बनता है? क्या वह क और श से बनता है? कि क्या वह क और स से बनता है? तो कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं जो क्ष है वो एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है साथियों? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में, ठीक है ना, कितने तरह के संयुक्त व्यंजन हैं? 3 तरह के, मुख्यतः 3 तरह के संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। तो जो क्ष है साथियों वो बनता है क, ठीक है ना, प्लस श, कौन सा स? मूर्धन्य स, प्लस अ, उससे बनता है क्या? क्ष। बात क्लियर हो रहा है? तो विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। क, श और अ से क्ष बनता है साथियों, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें बाकी संयुक्ताक्षर की, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि त, र और अ से क्या बनता है साथियों? त्र बनता है। त, र, अ से त्र बनता है, ठीक है ना। वहीं ज, य और अ से ज्ञ बनता है। आप सोचेंगे ये अ कहाँ से आया? तो साथियों, मैं य में हलंत लगा दिया हूँ इसलिए अ आया, मैं र में हलंत लगा दिया हूँ इसलिए अ आया। यहाँ आप देखेंगे र में हलंत नहीं है, इसीलिए र में ऑलरेडी अ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या नहीं जोड़ा गया है? अ नहीं जोड़ा गया। बात क्लियर हो रहा है ना आपका? अगर वहीं पे र हलंत होता तो प्लस आगे अ रहता, लेकिन र हलंत नहीं है, र में ही अ है, इसलिए अ अलग से लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं हुई। लेकिन आपको समझने के लिए जानना होगा आपको कि त हलंत र हलंत प्लस अ बराबर त्र होता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखिए साथियों, 4 विकल्प आपके सामने है। 4 यहाँ लिखा है, कवयत्री, कवियत्री, कवयित्री, कवयत्री। तो कौन सा शब्द सही है? एक महिला कवि के लिए कौन सा शब्द इसमें सही होगा? तो साथियों आप जानते हैं विकल्प सी सही हो जाएगा। सही वर्तनी है कवयित्री। क्या है साथियों? कवयित्री। सही वर्तनी यही आपका है। देखिए, कवयित्री का अर्थ होता है महिला कवि, आप सभी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग रूप ऐसे भी हैं, आपको जान लीजिए। लेखक का लेखिका होता है, गायक का गायिका होता है, शिक्षक का शिक्षिका होता है और कवि का कवयित्री होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, इत्यादि में कौन सी संधि है? बताइए, क्या यह वृद्धि संधि है या यण संधि है या फिर गुण संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो साथियों आपको सही विकल्प बताना है। देखिए, इत्यादि में क्या होता है, इत्यादि का जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो होगा इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। इति के त में ई है और आगे आ है। तो देखिए, ई के बाद यदि अ आए तो ई के स्थान में य आदेश हो जाता है। साथियों आप सभी जानते हैं कि ई के स्थान में य आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? य आदेश हो जाता है। यह कौन सी संधि है? ई को य आदेश हो जाता है तो यह यण संधि है। कौन सी संधि है साथियों? यण संधि है। सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ई प्लस अ बराबर कौन सी संधि, या ई प्लस अ बराबर क्या, कौन सा वर्ण? तो ई प्लस अ बराबर य, ठीक है ना। और ई प्लस अ बराबर यण संधि। कौन सी संधि साथियों? यण संधि। ध्यान रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक आप ये जानिए कि किसी भी व्यंजन से पहले या किसी भी वर्ण से पहले अर्ध व्यंजन आ जाए यानी आधा व्यंजन आ जाए तो अमूमन ये मान के चलिए लगभग 99% उसमें यण संधि होता है। कौन सी संधि होगी साथियों? यण संधि। सूत्र है इसका, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र दिया गया है, इको यणचि। सूत्र है इको यणचि, ठीक है ना साथियों। सूत्र क्या है? इको यणचि, यानी इक के बाद, इक प्रत्याहार के बाद यण, ठीक है ना, इक के बाद यण आदेश हो जाता है। मतलब इक के बाद यदि अच हो तो इक के स्थान में यण आदेश हो जाता है। कैसे? थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, होता क्या है कि ई के बाद यदि अ या आ कुछ भी हो, ठीक है ना,
कोई भी अच हो, अच माने स्वर, कोई भी स्वर वर्ण हो, ये थोड़ा-सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो संधि वाला लाऊँगा। आप कमेंट करके बताइए क्या आप संधि का वीडियो चाहते हैं? यदि चाहते होंगे तो ज़रूर मैं डिटेल में आपको संधि समझा दूँगा, बहुत आसान ट्रिक से। मुश्किल से 10 से 20 मिनट लगेगा और आप संधि, कोई भी संधि होगा विच्छेद भी कर लेंगे और संधि भी कर लेंगे और पहचान भी लेंगे। ठीक है ना? फिलहाल आप ये जानिए कि इसमें कौन-सी संधि होगी साथियों, तो यण संधि हो जाएगी। ई और आ के मेल से यण संधि बना है। यहाँ पे आप समझ भी लीजिए, ई के बाद अ है तो य हो जाएगा, उ के बाद अ है तो व हो जाएगा, री के बाद र है, अ है तो र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। पवन का सही संधि विच्छेद। तो देखिए साथियों, 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पवन का सही संधि विच्छेद विकल्प सी हो जाएगा, यानी पो प्लस अन बराबर पवन। कौन सी संधि है? तो ये संधि हुआ है अयादी संधि। साथियों ध्यान रखिए, अयादी संधि है। ठीक है ना? कौन सी संधि है? अयादी संधि है। पो प्लस अन बराबर पवन। ठीक है ना? अच्छा, पवन की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो वायु। पवन का पर्यायवाची क्या है? वायु है, समीर है और क्या है? अनिल है और मरुत है। ये सभी क्या है? पवन के पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान रखना है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि पवन का पर्यायवाची क्या है? तो आप बताएंगे कि पवन का पर्यायवाची वायु है, समीर है, अनिल है, मारुत है। ये सभी क्या है? पवन के पर्यायवाची हैं। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपको बताना है साथियों कि जो यथाशक्ति है उसमें कौन सा समास होगा। क्या वह तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी होगा या कर्मधारय होगा? साथियों आप सभी जानते हैं, प्रथम पद जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जिस पद का उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। साथियों, जिस पद का अन्य पद प्रधान हो वो बहुब्रीहि समास होता है। और जिस पद में एक पूर्व पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो, कर्मधारय समास होता है। तो साथियों अगर हम बात करें यथाशक्ति की तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, यानी अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है ना? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है, समास विग्रह होगा क्या? यथाशक्ति। इसमें पहला पद अव्यय है, ध्यान रखिएगा साथियों, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है ना? पहला पद क्या होता है? अव्यय। और पूरा वो पहला पद अव्यय हो करके पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। पहला पद अव्यय रहता है, जब वो मिलता है तो पूरा पद अव्यय बन जाता है, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है। साथियों ध्यान रखिएगा, अमूमन आपको पहले पद में या तो उपसर्ग मिलेगा। ठीक है ना? पहचानने का ट्रिक क्या है? पहला पद या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है? अव्ययी भाव समास के और भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जान लीजिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, प्रतिदिन। ठीक है ना? उपयुक्त, ये सभी क्या हैं? आपके अव्ययी भाव के उदाहरण है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, पीताम्बर में कौन सा समास है? क्या वह बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या फिर साथियों अव्ययी भाव है? पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिए साथियों, पीताम्बर में अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा जिस पद का जिस शब्द का दोनों पद प्रधान न हो, किसी तीसरे का बोध कराते हों, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। साथियों ध्यान रखिए, जहाँ दोनों पद मिलके किसी तीसरे का बोध, जैसे जैसे गजानन, गज आनन, गज माने हाथी, आनन माने मुख। हाथी का मुख है जिसका, वो कौन है? भगवान गणेश। ना तो गज प्रधान है ना आनन प्रधान है, जब दोनों मिल रहा है तो किसी तीसरे का बोध करा रहा है। जहाँ अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद का बोध करा रहा हो, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। साथियों, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता च पिता च, माता पिता भाई बहन। ठीक है ना? जहाँ संख्यावाची शब्द हो, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो, वो द्विगु समास होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप अ, जैसे चौराहा, त्रिमुहानी, ये सब क्या है साथियों? द्विगु समास होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा।
पीताम्बर का अर्थ होता है पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। बहुव्रीहि समास में अर्थ तीसरे व्यक्ति से संबंधित होता है, यानी दोनों पद मिल के किसी तीसरे का बोध कराते हों तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे दशानन, दस माने दस, आनन माने मुख, 10 मुख है जिसका, वो है कौन? रावण। ध्यान रखिएगा। जैसे नील कंठ, नीला कंठ है जिसका, नील माने नीला, कंठ माने कंठ, नीला कंठ है जिसका, भगवान शिव। तो यहाँ आपका संबंध ना नीले से है ना कंठ से है, किससे हो रहा है? भगवान शिव से हो रहा है साथियों। वहीं चक्र और पाणी, चक्र माने चक्र और पाणी माने हाथ, हाथ में चक्र है जिसके, यानी चक्र को जो धारण करता है भगवान विष्णु या फिर कौन? कृष्ण, कुछ भी आप कह सकते हैं। माने दो पद मिल के तीसरे का बोध कराएं, वो बहुव्रीहि समास होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई बताइए, उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द, उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए प्यारे भाइयों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे आपका फ़ायदा है, वो चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं और हमेशा के लिए याद हो जाती हैं और आप एक्टिव रहते हैं, पता चलता है कि आप एक्टिव हैं, आप डीएक्टिव नहीं हैं, आप एक्टिव हैं। जीवन में हमेशा एक्टिव रहो साथी। मेरे भाई, अगर एक्टिव आप नहीं रहेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कि उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो देखिए साथियों, सही विकल्प होगा प्यारे भाइयों, विकल्प इसका बी, यानी कृतघ्न। जो उपकार को न माने उसको कृतघ्न कहते हैं साथियों। कृतघ्न का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को भूल जाए। अच्छा, इसका विपरीत शब्द क्या होगा? कृतघ्न का विपरीत, यानी जो किए गए उपकार को भूल जाए उसको तो कृतघ्न कहते हैं, लेकिन जो किए गए उपकार को याद रखे उसको क्या कहते हैं? बताइए, कमेंट करिए फट अभी तुरंत करो। आप देख रहे हो वीडियो, अब भी कमेंट आना चाहिए, अब भी कमेंट करिए और बताइए क्या होगा। देखिए, सोच लिए, कर दिए। अब चलो मैं बताता हूं आपको, इसका जो वो होगा सही विकल्प, जो होगा सही जो होगा कृतघ्न का विपरीत यानी विलोम शब्द जो होगा वो होगा साथियों कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, ठीक है ना। और भी क्या कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको भी जानते चलिए आप लोग। बहुत बोलने वालों के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। जो बहुत बोलने वाला हो उसे वाचाल कहते हैं। उपकार मानने वाला कृतज्ञ उसको कहते हैं। उपकार न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, लकड़ी के सहारे चलना। क्या सही विकल्प होगा? बताइए बताइए, कमेंट करते रहिए। एकमात्र सहारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अंधे की लकड़ी, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा एकमात्र जो सहारा हो, ठीक है ना। देखिए साथियों, क्या है कि अंधे व्यक्ति के लिए लकड़ी ही उसका सहारा होती है, इसलिए यह मुहावरा उस व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है जो एकमात्र सहारा हो। साथ में और भी महत्वपूर्ण मुहावरे को आप जानते चलिए, जैसे नाक कटाना मतलब अपमान होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, दांत खट्टे करना यानी पराजित करना, ऊंट के मुंह में जीरा यानी बड़े आकार के व्यक्ति को छोटा वस्तु पकड़ा देना। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? क्या अटारी होगा, कमरा होगा, महल होगा या अटाला होगा? बताइए बताइए मेरे प्यारे भाइयों, बताइए अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी अटारी सही विकल्प हो जाएगा। सही शब्द है अटारी। क्या है? तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं, आप सभी जानते होंगे। अट्टालिका संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंची इमारत या महल। समय के साथ बोलचाल की भाषा में इसका रूप बदलकर अटारी हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे देखिए, अट्टालिका अटारी हो गया, ठीक है ना। और एक बात और भी आप जान लीजिए, संस्कृत से बिना बदले आए हुए शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम, सम माने समान, ऐसे समझिए, ट्रिक याद रखिए, सम माने समान, जैसे संस्कृत में थे वैसे की वैसे ही हैं, ठीक है ना, बिना बदले हुए हैं।
जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे ही हैं, वो बदला नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। लेकिन संस्कृत से बदल कर, संस्कृत था और बदल बदल के बदलते बदलते दूसरा रूप पकड़ लिया, उसे तद्भव कहते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, सम संस्कृत के जैसा ही है, समान है तो तत्सम, और संस्कृत से बदल के हो गया है तो तद्भव। ध्यान रखिए, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि क्या हो गया है, आग हो गया है। मुख क्या हो गया है, मुंह हो गया है। अट्टालिका क्या हो गया है, अटारी हो गया है। ये सभी तद्भव शब्द हैं। क्या है साथियों, तद्भव शब्द हैं। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, बताइए। देशज और विदेशज दो प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो आपको बताना है कि देशज, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प बी आपका ठीक है, यानी जो लोटा है वो देशज शब्द है। किस प्रकार का शब्द है साथियों, देशज शब्द है। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखिए, देखिए देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो लोक भाषा से उत्पन्न हुए होते हैं और संस्कृत से नहीं आते। वो संस्कृत से नहीं आते हैं, वो लोकल क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न होते हैं। लोकल भाषा से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा ऐसा शब्द है जो स्थानीय बोलचाल से बना है, इसलिए यह किस प्रकार का शब्द है, देशज शब्द है। और भी कुछ शब्दों के प्रकार जानिए, जैसे तत्सम शब्द जो संस्कृत से बिना बदले आए हैं, तत्सम उसी के समान है, संस्कृत के ही समान है, वो तत्सम है। जो संस्कृत से बदल गए वो तद्भव हैं। और जो देशज, जो लोक भाषा से बने हैं, वो देशज हैं। और जो विदेशी भाषा से हमारे यहाँ आए हैं वो विदेशी शब्द हैं, यानी विदेशज शब्द हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आगे आपको बताना है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। चार विकल्प आपके सामने है, बताइए संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। बताइए संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। कमेंट करो और बताओ आप कितने भेद होते हैं। अगर आप इतना नहीं मालूम है तो फिर मेरे भाई आपको एकदम मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना है हिंदी। फिर संज्ञा के मेरे भाई 5 भेद होते हैं, विकल्प सी सही है। नोट करिए नोटबुक में, कितने, 5। और ये भी ध्यान रखिए, आपको लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जो 50 क्वेश्चन दिए हमने उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। देखिए संज्ञा वह शब्द है जिससे व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो। सीधे और सामान्य शब्दों में समझिए मेरे भाई कि संज्ञा का मतलब नाम, पहचान। आपको किस नाम से जाना जाता है, आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, वही आपकी संज्ञा है। बात समझ में आ रहा है। अब वो संज्ञा वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, जाति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम। आपकी कोई ना कोई संज्ञा होगी ना। कमेंट करके बताइए आपकी संज्ञा क्या है। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि आपकी संज्ञा क्या है। संज्ञा माने नाम, आपका नाम क्या है। संज्ञा मतलब नाम। जैसे आप जिस जगह हैं, दिल्ली है, पटना है, प्रयागराज है, लखनऊ है, वो सब क्या है, स्थान, उसका कुछ ना कुछ नाम है ना। नाम ही तो संज्ञा है साथियों। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, दिल्ली, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जैसे राम, दिल्ली, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दूसरा है, जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, नदी, ये जाति, इन एक समूह का नाम है, सॉरी एक जाति का नाम है। जैसे लड़का, ठीक है ना, लड़का कहने से एक लड़के का बोध नहीं हो रहा है, सभी लड़कों का बोध हो रहा है। वैसे भाववाचक संज्ञा जैसे प्रेम, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। वैसे समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, झुंड। बात समझ में आ रहा है। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पानी, सोना, चावल, ठीक है ना। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक, जिसे नापा जाए, तोला जाए, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है साथियों। ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए ये आपको नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा को क्या किया जाता है साथियों, महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। जैसे प्रेम, द्वेष, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। जैसे बचपन, ये सब महसूस किए। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें गिना जाए,
द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब गिनी नहीं जा सकती है, जो चीजें आप गिन नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिन चीजों को आप क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं, जैसे पानी, क्या वो गिन सकते हैं आप? सोना, क्या उसे आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो जिसे आप गिन नहीं सकते हैं साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए साथियों, स्त्रीत्व शब्द में जो संज्ञा है वह है भाववाचक। विकल्प सी सही है। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। स्त्रीत्व का अर्थ होता है साथियों स्त्री होने का भाव या गुण। जो शब्द भाव, गुण या अवस्था को व्यक्त करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिए, जो शब्द भाव, गुण या अवस्था को व्यक्त करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। इसलिए जो स्त्रीत्व है वो भाववाचक संज्ञा है। ये बात आप ध्यान रखिए। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे भाववाचक संज्ञा के और भी उदाहरण है, जैसे बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है साथियों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे देखिए, ये 4 विकल्प आपके सामने है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं हम। तो देखिए, ध्यान रखिए, ट्रिक एक याद रखिए। तुम मध्यम, तुम क्या हो? मध्यम हो। मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम। मैं से ही मुझे बना है, ठीक है। तुम क्या हो? मध्यम हो। तुम क्या हो? मध्यम। मैं क्या हूँ? उत्तम। मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम, बाकी सब प्रथम, ठीक है। तो याद रखिए, संस्कृत में जैसे आप पढ़ते हैं सह तौते, ये सब प्रथम पुरुष हैं। त्वम युवाम युवम, ये मध्यम पुरुष हैं। अहम अवाम वयम, ये सब उत्तम पुरुष हैं। तो साथियों, ये विकल्प ठीक हो जाएगा। मैं से मुझे बना है, तो विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तम पुरुष, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम का वो उत्तम पुरुष सर्वनाम वह होता है जो बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। जैसे मैं, हम सब, मुझे, हमारा, इसलिए मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम सही है, ठीक है ना। सर्वनाम के 3 पुरुष आप सभी जानते हैं, जैसे उत्तम पुरुष मैं, हम सब। मध्यम पुरुष तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे सभी या संज्ञा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? आपको बताना है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5 या 6? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प ठीक है? साथियों, सही विकल्प बी है, यानी 4। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषण वह शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। यह विशेषण साथियों 4 प्रकार के होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, जो अच्छा, सुंदर, उदाहरण इसका है। गुणवाचक विशेषण का क्या उदाहरण है? जैसे अच्छा, सुंदर, ये सब गुणवाचक, जो गुण बताए, आपके उस संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण बताए, वही है संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्या बताए। और परिणामवाचक विशेषण, थोड़ा अधिक परिणाम को जो दर्शाए वो परिणामवाचक विशेषण है। और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। तो विशेषण 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखिएगा साथियों, विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे सुंदर लड़की गुणवाचक, 5 किताबें संख्यावाचक, थोड़ा पानी परिणामवाचक। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है साथियों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्या कहलाता है? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्या वह शब्द होता है, पद होता है, धातु होता है या फिर रूप होता है? तो साथियों, विकल्प सी बिल्कुल ठीक है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठ धातु, गम धातु, ठीक है ना। खाद धातु, लिख धातु, ये सब क्या है? ये मूल धातु है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये क्रिया का मूल रूप है साथियों। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनती है, जैसे लिख धातु में लिखना, पठ धातु में पढ़ना, खेल धातु में खेलना। बात समझ में आ रहा है? धातु से कई शब्द बनते हैं, जैसे लिख से लेख, लेखक, लेखन, पठ से पाठ, पाठक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, राम ने रावण को मारा,
में को किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? बताइए साथियों। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा साथियों वो कर्म कारक होगा। विकल्प बी ठीक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें कर्म कारक हो जाता है साथियों। राम कर्ता है, रावण कर्म है। कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को, ठीक है ना। तो यहाँ को कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का संबंध क्रिया के प्रभाव से होता है, ये आप जान लीजिए। महत्वपूर्ण चीजें साथ में जानिए कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे साथियों? करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान को या के लिए, ठीक है ना। तो ये सभी हैं, कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पर हम समझेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? क्या वो कर्ता कारक है, अपदान कारक है, अपादान कारक है, या फिर करण कारक है, या फिर संबंध कारक है? बताइए। 4 विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प बताइए। देखिए इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी, यानी अपादान कारक है। देखिए अलग होने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है। कौन सा कारक? आपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के संबंध में आपादान कारक होता है। और आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, ध्यान रखिएगा। आपादान कारक अलग होने या दूर होने के लिए होता है, जैसे चूहा बिल से बाहर गया, ठीक है ना। तो इस तरह के अलग होने के संबंध में आपादान कारक का प्रयोग होता है, जैसे पेड़ से फल गिरा या घर से बाहर गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 4 विकल्प है, पंकज, सरोज, जलद और राजीव। इसमें पंकज का, सॉरी, इसमें कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। देखिए साथियों 4 विकल्प है, तो चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प सी, यानी जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है साथियों। जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान दीजिए, कमल का पर्यायवाची होगा पंकज, सरोज, राजीव, नीरज। लेकिन जलद का अर्थ बादल होता है, जलद का अर्थ कमल नहीं है, जलद का अर्थ क्या है? बादल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमल के कुछ और भी प्रमुख पर्यायवाची हैं, जैसे सरोज, अंबुज, नीरज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है साथियों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। क्या रति होता है, शोक होता है, उत्साह होता है, या फिर क्रोध होता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है साथियों? उत्साह। विकल्प सी सही है। देखिए वीर रस वह रस है जिसमें साहस, पराक्रम और वीरता का भावना प्रकट होता है, और इस रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? यानी श्रृंगार रस के सम्राट कवि कौन है? बताइए। देखिए साथियों श्रृंगार रस के सम्राट कवि किसको माना जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा साथियों सूरदास। विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी सूरदास को श्रृंगार का कवि माना जाता है। श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित रस है। हिंदी साहित्य में सूरदास को श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है, क्योंकि उनके रचनाओं में राधा कृष्ण का के प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए साथियों इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी 16 मात्राएं होती हैं चौपाई की प्रत्येक चरण में। ध्यान रखिएगा, चौपाई हिंदी का एक प्रसिद्ध छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इस तरह से कुल कितनी, एक चौपाई में कितनी मात्राएं होंगी? बताइए। इस तरह से कुल 64 मात्राएं हो जाती हैं चारों पदों को मिलाकर के, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों? क्या वह 11-11, 13-13, 16-16 या फिर 24-24 मात्राएं होती हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों तीसरे और पहले चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विकल्प बी सही है, किसके? दोहा के। ध्यान रखिएगा दोहा हिंदी
का बहुत प्रसिद्ध छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, कबीर और रहीम के बहुत से प्रसिद्ध दोहा इसी छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? आपको बताना है। क्या यमक अलंकार है, उपमा है, अनुप्रास है या श्लेष है? बताइए बताइए साथियों। 4 विकल्प है आपके सामने, प्यारे भाइयों बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। जब किसी पंक्ति में एक ही अक्षर, ध्यान रखिएगा, जब किसी पंक्ति में एक ही अक्षर या वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ध्यान रखना है। और इस पंक्ति में आप देखेंगे कि जो त है, त वर्ण है, उसका बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए तरनी तनुजा तट तरुवर, तो बार बार त शब्द का, त वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या रूपक है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए साथियों, इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों, यमक अलंकार है। यमक अलंकार तब होता है, ध्यान से समझिए, यमक अलंकार कब होता है? जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हों। आपने देखा, लिखा है कनक कनक, तो एक कनक का मतलब सोना होता है, दूसरे कनक का मतलब धतूरा। शब्द एक ही है पर अर्थ अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक। और जहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहां अनुप्रास होता है। ध्यान रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अच्छा, ध्यान रखिए, कनक कनक ते सौ गुना, यह दोहा कवि बिहारी का है। ठीक है ना, किसने लिखा है? बिहारी ने लिखा है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए। उपमेय में उपमान की जब संभावना होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है साथियों? क्या उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है या अतिशयोक्ति अलंकार होता है साथियों? तो देखिए, उसमें विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उसका मुख चंद्रमा सा लगता है। बात समझ में आ रहा है? उसका मुख कैसा लगता है? चंद्रमा सा। यहाँ चंद्रमा होने की संभावना व्यक्त की गई है, बल्कि चंद्रमा कहाँ नहीं गया है, होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है ना। उत्प्रेक्षा में अक्सर मानो, जैसा, लगता है, जैसे शब्द आते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? क्या भय है, क्रोध है, जुगुप्सा है या विस्मय है? तो देखिए साथियों, प्यारे साथियों, रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। विकल्प बी ठीक है आपका। ध्यान रखिएगा, क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद इनमें कौन सा है? चौपाई, दोहा, रोला या कुंडलिया, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? तो देखेंगे, इसमें अर्ध सममात्रिक छंद होता है किसमें साथियों? वो होता है आपके दोहा में। विकल्प बी सही है, दोहा में अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जिस छंद में, ध्यान रखिएगा, जिस छंद में मात्राएं समान नहीं होती लेकिन एक निश्चित क्रम में होती हैं तो उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि दोहा है आपका, उसमें दोहा में होता क्या है साथियों? पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में 13 मात्राएं, फिर चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, इसलिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? क्या वह पद्मावत है, रामचरितमानस है, पृथ्वीराज रासो है या फिर साकेत है? तो देखिए साथियों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो विकल्प सी आपका यहाँ सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसके रचयिता जो है वो चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन मिलता है साथियों। पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक चंद्रवरदायी हैं, ध्यान रखिएगा,
यह वीर गाथा काल से संबंधित है। यह रचना जो है वो वीर गाथा काल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? बताइएगा, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला साथियों? क्या वह साहित्य अकादमी मिला, ज्ञानपीठ मिला, व्यास सम्मान मिला या पद्म भूषण मिला? बताइए। तो देखिए साथियों, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। कौन सा सम्मान मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साथियों। चिदम्बरा एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, ध्यान रखिएगा, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस महान कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि माने गए हैं, ध्यान रखिएगा, छायावादी कवि हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद्र या फिर अज्ञेय? ध्यान रखिएगा साथियों, जो गबन उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध कृति है और यह कृति है मुंशी प्रेमचंद्र की। तो विकल्प सी आपका सही हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गबन एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक सामाजिक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं और इस उपन्यास में समाज की आर्थिक स्थिति और नैतिक संघर्ष का चित्रण किया गया है साथियों। इसके बारे में कुछ और बातें अगर जाने तो ये जान लीजिए कि प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सवाल पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो वह है आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? क्या वह आदि काल है, क्या वह भक्ति काल है, या फिर रीति काल है, या फिर आधुनिक काल है? बताइए, चार विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए साथियों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अगर किसी को कहा जाए तो वह काल है आपका भक्ति काल। विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति भावना से भरपूर साहित्य की रचना हुई। इस काल के प्रमुख कवि जो हैं वह आपके कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास जी हैं और मीराबाई इनके महत्वपूर्ण आपके कवि हैं। इस काल के भक्ति काल का समय लगभग 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? यानी कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहते हैं? आपको बताना है। क्या वह भूषण है, केशवदास हैं, देव हैं या मतीराम हैं? तो साथियों, विकल्प बी आपका सही है, यानी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी रचनाओं में कठिन शब्द और जटिल शैली का अधिक प्रयोग मिलता है। ये बात आप जान लीजिए। उनकी प्रमुख रचना जो है, यानी केशव दास की जो प्रमुख रचना है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका, यह उनकी प्रमुख रचनाओं में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? क्या वह सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है, यानी जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है, ध्यान रखिए। देखिए, कामायनी हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और इस काव्य में मानव जीवन की भावनाओं और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि कामायनी जो है वो छायावाद युग के सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? कलम का सिपाही, ये जो जीवनी है वो किसके जीवन पर आधारित है साथियों? क्या वह मुंशी प्रेमचंद्र हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए होगा, यानी मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जो है ना, कलम का सिपाही प्रसिद्ध जीवनी जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है। इसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है, भी आपको ध्यान रखना। कलम का सिपाही ये मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है और उनकी इसको इनके पुत्र यानी मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र जो हैं अमृत राय, उन्होंने लिखा है। इस पुस्तक में प्रेमचंद्र के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान का वर्णन किया गया है साथियों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है?
रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, इंदुमती या कफन। तो साथियों इसका सही विकल्प जो होगा वो इंदुमती, विकल्प सी सही हो जाएगा। इंदुमती, देखिए हिंदी की पहली आधुनिक कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। हिंदी की पहली आधुनिक कहानी है इंदुमती। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। यह कहानी 1900 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी, साथ में भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के रचयिता हैं। अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला लिखा। आप पढ़े होंगे कि आप एक उसमें है, आप बहुत बहुत प्रसिद्ध की पुस्तक है कि उसमें आप पढ़े होंगे कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत सुंदर है, आप पढ़िएगा कभी समय मिले तो। मधुशाला हिंदी की अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसे मधुशाला प्रकाशित हुआ था 1935 में। ये भी ध्यान रखिएगा कब प्रकाशित हुआ साथियों, 1935 में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? क्या वह सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, मीराबाई है या शिवानी है? तो आपको सही विकल्प बताना है। ध्यान रखिए साथियों, आधुनिक युग की मीरा हम कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। नहीं, देखिए गलत है, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होगा साथियों। ध्यान रखिए, महादेवी वर्मा है। आधुनिक युग की मीरा हम किसे कहते हैं? कहते हैं महादेवी वर्मा को। ध्यान रखिए, महादेवी वर्मा, राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है ना, महादेवी वर्मा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कविताओं में विरह, वेदना और आध्यात्मिक प्रेम की भावना मिलती है। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद युग की प्रमुख कवित्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बताइए, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? क्या वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, रामचंद्र शुक्ला जी थे, या फिर राहुल सांकृत्यायन थे, या फिर डॉक्टर नागेंद्र थे? तो ध्यान रखिए साथियों, विकल्प बी ठीक है, यानी रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा किसने? रामचंद्र शुक्ला जी ने। ध्यान रखिए। अच्छा, इसको क्यों कहा? क्योंकि इस काल में अधिकतर रचनाएं वीरों की गाथाओं पर आधारित थी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, खुमार रसो प्रश्न। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो देखिए साथियों, संवैधान भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो मिलता है आपके 73वां संविधान संशोधन से। ठीक है ना, किससे? 73वां संविधान संशोधन, विकल्प सी आपका बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कुछ प्रश्न आपके एसएसटी जीके के भी आ गए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि क्या भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मछली या कपास? तो साथियों विकल्प बी ठीक है, यानी खाद्यान्न उत्पादन का संबंध है हरित क्रांति से, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये होती है आपके 1950 में। ठीक है ना, कब होती है साथियों? 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद स्थापित हुआ, ये आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों यह मंडूकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मंडूकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्यम एव जयते, यानी सत्य की ही जय हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप सभी जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 12 हैं, ध्यान रखिए। तो ये हिंदी से अलग प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्नों को यहीं हम छोड़ते हैं। आपके एसएसटी के प्रश्न इसमें ऐड हो गए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए हमारे चैनल से, फ्री में तैयारी करिए यूपी टेट, बी टेट, एस टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, या आप जहाँ भी हिंदी ज़रूरी है जिस एग्ज़ाम में,
तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।